वेलकम वंस अगेन आप सभी बच्चों का, या यूँ कहें कि डॉक्टर एसपी सिंह टीचर एजुकेशन का जो कॉलेज है, उनके आप सभी मानद सदस्यों का फिर से स्वागत है। सोमवार के इस पहले सेशन में शनिवार को जो हम लोगों ने पढ़ा था, बिहार में समाजीकरण को पढ़े थे हम लोग। आज का टॉपिक आप सबको मालूम है, आप सबसे आग्रह भी किए थे कि आप पढ़ के आएंगे। द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। होपफुली आप सब पढ़े जरूर होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आज आप यहाँ पूरी तरह से सीख के जाएंगे। तो लास्ट क्लास में जो चीजें आपने पढ़ी थी बिहार के समाजीकरण में, उसमें कुछ स्टेजेस दिए गए थे। उन स्टेजेस में आपको पीडीएफ नहीं मिल पाया था, समय का अभाव हुआ था। आज उसकी पूरी पीडीएफ आप सबको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद हम लोग अपने न्यू टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पीडीएफ है उस पे हम आते हैं लास्ट टॉपिक का। उसके बाद से उसमें कुछ पॉइंट्स जो है आपको और क्लियर करने होंगे। आप एक बारी उसको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आते हैं लास्ट टॉपिक के पीडीएफ जो आप सबको उस दिन शायद नहीं मिल पाई थी, समय कम पड़ गया था। अभी आप सबके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे भी, समझेंगे भी। हम लोगों ने पढ़ा था बिहार में समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग पढ़े थे। पहली अवस्था मौखिक थी, दूसरी शौच की अवस्था, तीसरी ओडीपल, इंग्लिश में एडीपल स्टेज था, चौथी किशोरावस्था थी। चौथी अवस्था तक हम आपको रोक के रखे थे कि चौथी अवस्था तक एक मनोवैज्ञानिक का आप सबको नाम दिया गया था। जो मनोवैज्ञानिक थे हेरी एम जॉनसन, इन्होंने ये चार अवस्थाओं तक की बात कही थी, क्योंकि रिलेट होता है ये। हर स्टेट में इतनी जो है सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन बात अपने बिहार की थी, इसलिए इसमें थोड़े और मनोवैज्ञानिकों ने चेंज लाए। तो इन चार अवस्थाओं के बाद उन्होंने क्या चेंज लाया वो समझ लीजिए। आपसे कहे थे हम कि चार के बाद पांच और छह, ये जो ऑप्शन होगा पांच और छह, इसको कई सारे बुक में एक ही दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में युवा अवस्था या यौनारंभ बोलते हैं और प्रौढ़ा अवस्था, इसको एक साथ ला दिया जाता है। यहाँ हम अलग अलग पढ़े हैं। उसके बाद लास्ट जो था हमारा वृद्धा अवस्था, ओल्ड स्टेज बोलिए या द स्टेज ऑफ ओल्ड एज बोलिए, एक ही है। और उसके बाद से ये ग्राफ था, जो आप तक यहाँ नहीं पहुंचे थे उस समय, आप सब इस ग्राफ तक। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ को भी। ग्राफ के साथ कुछ परसेंटेज वैल्यूज भी आते हैं, वो यहाँ नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो बहुत वेरी करता है। तो बस आप बेसिक को समझ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चार तक हम नहीं कवर करने जा रहे हैं, चार के बाद से आपको समझाने जा रहे हैं। यानी कि उसके बाद से ये वाली अवस्था को समझ लीजिए। युवा अवस्था में यौनारंभ भी कभी कभी कहते हैं इसको, यानी कि प्यूबर्टी को शो करता है। किशोरावस्था से ही लिंक्ड है ये। अगर आप देखे पढ़े होंगे तो ये किशोरावस्था से लिंक्ड है। क्लियर? इसमें क्या था, जब समाजीकरण बिहार में देखा जा रहा था कि समाजीकरण को कैसे हम समझाएं, कैसे आ, किताबों में लिखें, तो महसूस किया गया युवा अवस्था में क्या है, व्यक्ति जो है कुछ पद हासिल करने को उत्साहित रहता है। वो कुछ न कुछ भूमिका निभाना चाहता है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। तो ऐसी स्थिति में उसके पास परिस्थितियां अलग अलग रूप में आती हैं। जब इस अवस्था
अवस्था में होगा, आप पढ़े हैं किशोरावस्था को कि तूफ़ान की अवस्था होती है, ठीक है? तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा ये युवा अवस्था वाले में, तो इसमें परिस्थितियाँ भी उसके अनुरूप नहीं होंगी। वो क्या करेगा? संघर्ष करेगा अब उसके लिए। संघर्ष में क्या होगा? कभी-कभी समाजीकरण धीमा पड़ेगा और कभी तीव्र गति से होगा। तो युवा अवस्था में ये था कि बिहार के अंतर्गत में जो परिवार है या जो बाह्य जगत है, उसमें यह अवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या इसका दायित्व और बढ़ जाएगा। संघर्ष भी करेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, तभी जाके ये सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस को अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट था प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड। हमने पहले भी कहा था ये जो 5 और 6 है, 5 और 6 ये कई सारे बुक्स में आपको एक ही नाम से दिए जाएँगे। वो होगा वयस्का अवस्था, क्लियर? तो घबराना नहीं है वहाँ भी, अगर एक नाम से भी आ गया तो। अब समझना है प्रौढ़ावस्था को, हालाँकि उस दिन भी आपको समझाए ही थे। आज थोड़ा उसको पीडीएफ रिलेट करेंगे, इसलिए आपका फिर से थोड़ा-सा सुनना ज़रूरी हो जाएगा। तो प्रौढ़ावस्था में क्या, जैसे दायित्व मिला था इसके पहले में, उस पर अब क्या होगा और बढ़ेगा। कहते हैं ना कि प्रौढ़ हो चुका है अब। प्रौढ़ हो चुका है मतलब एडल्ट हो चुके हैं। अडल्टहुड आ गया है उनके अंदर, प्रौढ़ावस्था में है वो। तो उस समय क्या होगा, अब इनको अपनी फ़िक्र से ज़्यादा अपने पीछे आने वाले की फ़िक्र बढ़ेगी। यानी कि उनके अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा या विवाह अपना या बच्चों का माँ-बाप के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। एक मैच्योर्ड लेवल पे आ जाएँगे। तो हो सकता है किसी ऑफ़िस में हैं, किसी बड़े अधिकारी के रूप में हैं या समाज में अच्छे सेवक के रूप में हैं। तो ये सारे उत्तरदायित्व उनको सँभालने होंगे, ये प्रौढ़ावस्था में, और बिहार में भी ये सारे टर्म यूज़ होते ही होते हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट की ये कहानी है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है, ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था या वृद्धावस्था को कह सकते हैं आप। तो ओल्ड एज में क्या होता है, अगर आप देखो, इस समय व्यक्ति रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करता है, यानी कि वो रिटायर्ड हो चुका होता है। तो रिटायर्ड लाइफ जब व्यतीत करेगा, तब क्या होगा? वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। जैसे अगर सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखो, तो उसमें कई सारे परिवर्तन आ जाते हैं। कई सारे परिवर्तन क्या, एक तो अगर नौकरी में थे, तो अब नौकरी में नहीं है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी उनका समाजीकरण ढीला पड़ेगा, क्योंकि वो अब दूसरों पे आश्रित हो चुके हैं, पराश्रित हो चुके हैं। तो उनके अनेक इच्छाएँ हैं, बहुत सारी चाह है इस वृद्धावस्था में, जिनका दमन होना शुरू होगा। तो इस अवस्था में अगर समाजीकरण स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनके सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं, उनसे अनुकूलन करना होगा या फिर अपने प्रौढ़ के समय में ही इसके लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। तभी ये प्रोसेस धीमा नहीं पड़ेगा और बेहतर होता चला जाएगा। अब आप देख लो, ये जो ग्राफ शो किया गया है, पहला ग्राफ जो है वो रिलीजियस को लिया गया है। स्पेशली ये बिहार के टर्म में है।
तो रिलीजियस यानी कि यहाँ का समाजीकरण जो है वो धार्मिक दृष्टि से बिहार का जो समाजीकरण है, वो धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा वर्क करता है। कहीं भी जाओ धर्म के नाम पर ही अपने-अपने समाज को लोग बढ़ाते रहते हैं। सेकंड है उसमें वैल्यूज़, मूल्यों के आधार पे जो समाजीकरण होती है। वैल्यूज़ का मतलब जो नीति नियम है उसके हिसाब से जो वर्क हो रहा है, जो आधिकारिक मूल्य हैं समाज में बनाए हुए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए हुए, उनके आधार पे उनका समाजीकरण होता है। थर्ड है आइडेंटिटी यानी कि पहचान। तो ये पहचान के आधार पर भी समाजीकरण पूरी तौर पे होती है। मैंने पहले कहा था कि इन तीनों में परसेंटेज शो किया जाता है, लेकिन अब ये परसेंटेज नहीं देना है, बहुत वैरी करता है। तो आप सिंपली इस ग्राफ को दिखा कर के अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी लास्ट सेशन की जो रेस्ट चीज़ें बच गई थी, वो। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, वो आपको अभी हम शो करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में इन कर जाएँगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। तो पहले तो आप इसको इसके पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ इसके बाद ही शो होगा अगले स्लाइड में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें पहले, ले चुके होंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है आपका नेक्स्ट वाला नंबर 7 वृद्धावस्था तक। जिनका छूट जाए वो घबराएँ नहीं, उनके लिए भी हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। शिक्षक, नाम सुनते ही ज़ेहन में जो है एक अलग-सी उमंग दौड़ जाती है। हम सभी इवन हम लोगों ने भी, हमारे माता-पिता ने भी ये किसी न किसी शिक्षक से अपनी गाइड को या गाइडलाइन को लिया है। सबके ज़ेहन में शिक्षक कुछ न कुछ उनके लिए वर्क ज़रूर किया है। आप अगर अपने जीवन को देखें, अपनी स्कूल लाइफ़ को देखें, अपने कॉलेज लाइफ़ को देखें, तो हर जगह शिक्षक की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त रही है। कई सारे पेपर्स में इवन बीएड सिलेबस के कई सारे पेपर में आप सब शिक्षक की भूमिका को अलग-अलग तौर पे पढ़े हैं। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि सीडीपी में भी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपने शिक्षक की भूमिका को कई बार पढ़ा है। कई बार पढ़ा है मतलब क्या? हर रूप में पढ़ा है, कभी बाल विकास में उसकी भूमिका, कभी विद्यालय में उसकी भूमिका, कभी किशोरावस्था में उसकी भूमिका। तो इस तरह से आप सब जो है उसकी भूमिका को हर बार पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ अब भूमिका जो है वो समाजीकरण में पढ़नी है। तो खास ध्यान रखें, समाजीकरण में जो भूमिका होगी, उसमें जो पॉइंट्स आएँगे, वो उससे थोड़े मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप सवाल के जवाब दे रहे होंगे, आंसर लिख रहे होंगे, क्वेश्चन का ध्यान रखें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। किसी के विकास में भूमिका पूछी गई है या समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका दी गई है। इसके लिए हम लोग अभी आते हैं फिर से पीडीएफ पे, एक स्लाइड आपको शो करेंगे, उसके बाद आपका बहुत सारा भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा और हम लोग आगे भी बढ़ जाएँगे। अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, ठीक है?
ये रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में अध्यापक या शिक्षक की भूमिका। ठीक है। पहला पॉइंट हमने डाला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों डाल दिए? समझना है आपको। यदि कोई शिक्षक स्कूल में मान लो कोई सामाजिक वातावरण बना रहा है, एक बार फिर से आपको कहते हैं थोड़ा-सा भी घबराना नहीं कि रोल ऑफ टीचर हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ आपको सोशलाइज़ेशन के लिए पढ़ना है। तो ध्यान वहाँ रहना चाहिए कि समाजीकरण को समझना है। तो कहता है स्कूल में यदि कोई शिक्षक कोई सामाजिक वातावरण बना रहा हो, तो वो सामाजिक वातावरण में उसके अनुशासन की सबसे बड़ी भूमिका होगी। यानी डिसिप्लिन, यदि शिक्षक खुद डिसिप्लिन्ड है, खुद पंक्चुअल है, समय का ध्यान रखता है, विद्यालय में बच्चों को शांत रखता है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देता है कि बच्चे कहीं दौड़-भाग ना करें, कक्षा में वो सुसंगठित रहें, अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। ये तभी होगा जब शिक्षक भी डिसिप्लिन्ड होगा। तब वो अपने डिसिप्लिन को बच्चों के अंदर डालेगा। और ये कैसे डालेगा? ऐसा नहीं है कि वो आएगा और कक्षा में आपको लिखा के चला जाएगा कि बच्चे इस तरह से डिसिप्लिन्ड रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर पहले की क्लासेस को याद करो, तो बच्चों में एक स्वाभाविक गुण होता है, इमिटेशन का, अनुकरण का। शिक्षक को पता भी नहीं चलता और बच्चे उसके गुणों का अनुकरण कर लेते हैं। इसलिए जब शिक्षक वर्ग में हो, विद्यालय प्रांगण में हो, तो उन्हें अनुशासित रहना चाहिए। वो जिस प्रकार से अपने कार्य को करेंगे, उसी प्रकार से बच्चे उनका अनुकरण कर लेंगे। तो बेसिकली आप जब शिक्षक बनोगे, तो ध्यान रखोगे कि आपको विद्यालय में अच्छे तरीके से जाना है, यानी कि आपका आचरण, आपका कार्य, ये सब अच्छा होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक और शब्द जोड़ा जाता है, आज्ञापालिता, यानी आज्ञाकारी। यदि शिक्षक आज्ञाकारी है, तो उसके बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे। शिक्षक अपने बड़ों का, अपने से ऊँचे पद वालों की बातों को समझता है, मानता है, तो बेहतर तौर पे उसके व्यवहार को बच्चे भी अनुकरण कर ही लेंगे। तो तो इससे रिलेटेड अनुशासन या डिसिप्लिन से रिलेट करके जो भी सब्जेक्टिव तौर पे, जो भी आपके आंसर लिखने लायक जो कंटेंट होंगे, वो सब भी आपको अभी मिलेंगे, थोड़ी देर में। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सेकंड क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पाठ्येतर कार्यक्रम। पाठ्येतर कार्यक्रम मतलब आपको एक बात बताए थे पहले। क्या थी वो? जब हिंदी और नॉन हिंदी पढ़ रहे थे लैंग्वेज आप, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देते चलेंगे तो आपकी लेखनी या आपकी भाषा और अच्छी हो जाएगी। वहाँ कहे थे आपको हिंदी तर, ये शब्द याद रखो तर। जहाँ जुटा तर, वहाँ उसके पहले वाला गायब। हिंदी तर मतलब हिंदी नहीं। अब यहाँ देखो पाठ्यतर मतलब पढ़ाई नहीं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पाठ्येतर कार्यक्रम, पढ़ाई-लिखाई के बिना वाला कार्यक्रम, अगर हम एज़ अ शिक्षक या एक अध्यापक के तौर पे विद्यालय में बच्चों से कराते हैं, तो उनका समाजीकरण अच्छा होता है।
है। अब ये पाठ्येतर कार्यक्रम में क्या-क्या होगा? बहुत अच्छे से आप जानते हैं क्योंकि आपके महाविद्यालय में डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में पाठ्येतर कार्यक्रम हर सैटरडे चलते हैं अगर मान के चलो तो। सीसीए एक्टिविटीज़ जिसमें कभी नाटक होगा, कभी कोई सामाजिक सेवा से रिलेटेड कोई कार्य होगा, खेल-कूद हो सकता है, वाद-विवाद हो सकता है या किसी तरह की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मीन्स स्वस्थ प्रतियोगिता। प्रतियोगिता अच्छी प्रतियोगिता भी संचालित हो सकती है। एक मनोवैज्ञानिक आए थे रॉबिन्सन तथा मॉस, नाम था उनका रॉबिन्सन तथा मॉस, 1990s का ये तथ्य है। उन्होंने कहा कि पाठ्येतर कार्यक्रम जो है, वो सामाजिक सहभागिता का भाव देता है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्क्रीन पे ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, वो सामाजिक कोऑपरेशन या पार्टिसिपेशन का भाव देता है, समाज में सहभागिता लाता है, सहयोग लाता है। तो जैसे ही समाज में सहयोग या सहभागिता लाएगा, उसका समाजीकरण का प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था पाठ्येतर कार्यक्रम। थर्ड जो है आपका, वो है डेमोक्रेटिक मीन। डेमोक्रेटिक मीन का मतलब होता है प्रजातंत्रात्मक साधन। प्रजातंत्रात्मक साधन क्या होगा? शिक्षक जब अध्यापन कार्य करते हुए या पढ़ाते हैं, तो इन साधनों का उनको जो है अधिक यूज़ करना चाहिए। होता क्या है ये? प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होते हैं? एक ऐसा वातावरण मान लीजिए स्कूल में, जहाँ बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से शिक्षक या अन्य साथियों के बीच रख सकते हैं, प्रजातांत्रिक रूप में। तो शिक्षक को उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर उनका सामाजिकरण अच्छा करना है तो सारी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए या उनके मीन को, साधनों को अच्छे तौर पे लेना चाहिए। सेकंड है प्यूनिटिव मीन्स, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही मान लीजिए आप, डेमोक्रेटिक मीन और प्यूनिटिव मीन। ये होता है दंडात्मक साधन। कई बार समाजीकरण के प्रोसेस में जब टीचर और स्टूडेंट की अंतःक्रिया हो रही होती है, यानी इंटरेक्शन जब हो रही होती है आपस में, तब कई बारी बच्चे कुछ जो है गलत कर जाते हैं। तो गलत कर जाएँगे तो कभी-कभी उनको जो है दंड भी देना आवश्यक हो जाता है। यदि आप उसके सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस को अच्छा करना चाहते हैं तब। तो ये था डेमोक्रेटिव और प्यूनिटिव मीन्स। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइज़ेशन, सॉरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को रिलेट करके पूरी की पूरी सब्जेक्टिव पीडीएफ भी आपको अभी मिलेगी थोड़ी देर में। फिलहाल इस पॉइंट को समझते हैं, इस बिंदु पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको एक स्टोरी भी रिलेट किए थे बाबा और महिला के बच्चे की। तो यहाँ भी शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समाजीकरण के लिए उसका क्या उत्तरदायित्व होगा, वो समझना है। शिक्षक वर्ग में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गृह कार्य दे के चले जाते हैं। सिर्फ यही तक उनका उत्तरदायित्व नहीं है। उनका उत्तरदायित्व है कि वो
उसके अंदर बहुत सारे गुणों का आविर्भाव करें। उसके अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, उसको बाहर लेकर के आएँ। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि व्हाट ट्रेट्स जो होता है बच्चे के अंदर, उसको एक्सटर्नल रूप में यानी कि इंटरनल जो गुण है, उसको एक्सटर्नल लाना ही बेहतर शिक्षा या शिक्षक का कार्य होता है। तो बच्चे के अंदर जो सामाजिक गुण अंदर में छुपे हुए हैं, उसको बाहर लाना भी उसका उत्तरदायित्व वाला है। सिर्फ पढ़ाना, गृह कार्य देना ही वर्क नहीं होगा। हम आए, पढ़ाएँ, असाइनमेंट दिए, चले गए, काम पूरा नहीं हुआ। हमें पूरे वर्क को करना होगा। तो इस तरह से समाज में उसका जो है यदि शील गुण जिसको बोलते हैं, ट्रैट्स, यदि बच्चे का बाहर आता है, तो रोल ऑफ टीचर समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षक अभिभावक सभा। इससे आप सब परिचित हैं। शिक्षक अभिभावक सभा क्या है? 200% आप परिचित होंगे। पीटीएम होता है कहीं-कहीं। शिक्षक और अभिभावकों की सभा क्यों ज़रूरी है? उसमें टीचर का क्या रोल है स्कूल के अंदर में, वो समझना है। ये मीटिंग समय-समय पे आयोजित होनी चाहिए। शिक्षक का और बच्चे के अभिभावक के बीच में जो मीटिंग होगी, जो वार्तालाप होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? शिक्षक बहुत सारी चीज़ों को जानता है, जो बच्चे के अंदर हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी नहीं जान पाता, जो बच्चे घर पे करते हैं या जो उनके अभिभावक जानते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान क्या होगा, छात्रों की सामान्य समस्या और विशेष समस्या, यानी कि बालक के जो सामान्य समस्याएँ हैं और विशेष समस्याएँ हैं, दोनों पे वार्तालाप होती है। शिक्षक का कार्य है कि वो गार्जियन से, अभिभावक से विशेष रूप से विचार-विमर्श करे, ताकि छात्रों को घर और स्कूल दोनों में ही सामाजिक विकास के लिए वातावरण मिले, यानी कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। अब बच्चा आपके सामने, शिक्षक के सामने बहुत अच्छा बनता है, लेकिन घर में बड़ा उद्दंड है, घर में बहुत सारी बदमाशियाँ करता है, तो ये तो टीचर को मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ये सभा होगी, ये मीटिंग होगी, उससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये बालक जो है घर में इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो शिक्षक उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तब जो है उसका समाजीकरण बेहतर हो पाएगा। उसके लिए एक बेहतर वातावरण तैयार होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। लास्ट है आपका सोशल इनसाइट। इनसाइट को आप पढ़े हैं, सामाजिक सूझ को भी पढ़े हैं, पिछली क्लास में ही शायद। तो ये सूझ जो है, उसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होगी? आप सोचिए, सामाजिक सूझ बढ़ाने में एक टीचर क्या वर्क करेगा? यदि शिक्षक बालकों का सामाजिक विकास करने में, जैसे मान लो कि कुछ खास विषय हैं, जैसे सोशल स्टडी या सिविक्स, जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, यदि इन सारी चीज़ों पे विशेष जोर दे या उसकी नैतिकता पे विशेष जोर दे, तो उसके सामने जो भी समस्याएँ आएँगी, वो अपनी सूझ से उनको या उनका सॉल्यूशन करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? बालक में जो है तेज़ी से सोशल इनसाइट, यानी बालक में तेज़ी से सामाजिक सूझ उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। सामाजिक सूझ जो है वो उत्पन्न होने लगेगी, यदि इन सारी चीज़ों पे शिक्षक ध्यान देते हैं तो। सामाजिक समस्याओं से भी अवगत कराना है कि बालक समाज में ये
समस्याएँ आएँगी, आपको इसके लिए इस तरीके से तैयार होना होगा। तो उससे क्या होगा बालक के अंदर एक सूझ उत्पन्न होगी, आगे चलकर उसके सामने जब समस्याएँ आएँगी, सामाजिक समस्याएँ, तो अपनी सूझ से ही बिना शिक्षक के मदद के उसको ठीक कर लेगा। तो ये एक तरह का व्यवहार ही है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखने के लिए भी सामाजिक सूझ जो है, वो प्रेरित करता है, वर्क करता है। हम लोगों के पास 5 मिनट है और होप कि ये रोल ऑफ टीचर का जो पॉइंट है, वो अभी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ और मिलेगा आपको। ये देखिए शिक्षक, आप सब भविष्य के शिक्षक हैं, तो थोड़े-थोड़े पॉइंट्स हमने और करके रखे हैं, ताकि आपका ज्ञान थोड़ा और कनेक्ट हो जाए। शिक्षक क्या करेगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करेगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएगा। ये फर्स्ट। ये सेकंड जो है उसमें कहता है समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करता है शिक्षक। समाज में जो लोग होंगे उनके आचरण को प्रभावित करेगा। थर्ड क्या है? थर्ड में कहता है कि शिक्षक माता-पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करता है। माता-पिता तो करते ही हैं, उनके साथ शिक्षक भी पूरा वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कक्षा हो या खेल का मैदान हो, उसमें शिक्षक जो है एक सामाजिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है, या तो वर्ग के अंदर या वर्ग के बाहर। तो जब आप शिक्षक बने, एक आदर्श शिक्षक बनिएगा। उसके बाद है बालक अपने अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण बालक इमिटेट कर लेता है जल्दी से, ये मालूम है आपको भी। तो शिक्षक के जो आदर्श होंगे या जो आदतें होंगी या जिन नीतियों पे शिक्षक वर्ग कर रहे होते हैं, उन सब का अनुकरण कर लेते हैं बच्चे। अतः जब आप विद्यालय में हो या विद्यालय से बाहर हो, आप कोई भी अनुचित कार्य या अनुचित व्यवहार ना करें। अपने आदत में ही नहीं लाइए कि हमें कुछ अनुचित कार्य या व्यवहार करना है। उसके बाद से आप देखो, शिक्षक को स्वस्थ प्रतियोगिताएँ करानी चाहिए, सामाजिक आदर्श के रूप में आगे आना चाहिए, अभिभावक शिक्षक सहयोग करना चाहिए, जो अभी आप पढ़े थे, स्कूली परंपराएँ चलाना चाहिए। स्कूली परंपराएँ का मतलब क्या होगा? स्कूल की जो संस्कृति रही है, जो ट्रेडिशन रहा है, जो कल्चर रहा है, उसको शिक्षक को गौण नहीं होने देना है। उसके आधार पे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा बच्चों को देते चले जाना है। क्योंकि ये छूटा तो बच्चे का समाजीकरण प्रभावित होगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। अब हम आते हैं जो आज के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और अभी तक जो भी पॉइंट्स आप समझे, देखे, उसको अब सब्जेक्टिव रूप में देखने की या स्क्रीनशॉट लेने की बारी है। क्योंकि आपका महाविद्यालय अभी ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो अब आपके स्क्रीन पे होगा जो आप अभी तक पढ़े थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बेहतर से बेहतर नोट्स तैयार करें। होपफुली अभी तक ये पेज हो चुका होगा। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा-सा स्क्रीन जो है आप हॉरिज़ॉन्टल कर लो, स्क्रीन को घुमा लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
ये हो चुका होगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप सब। तो ये जो आप पॉइंट्स पढ़े, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। डिसिप्लिन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डेमोक्रेटिक मीन है, प्यूनिटिव मीन है ना? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद टीचर गार्जियन मीट है, सोशल इनसाइट है। आप जब पढ़ेंगे उसको तब समझ पाएँगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएँगे। इसलिए वो जो पीडीएफ दी गई है उससे आप अपना एक नोट्स तैयार कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा। हम लोगों के पास जो है 1 मिनट जो है बचा पड़ा है ना? तो ऑलमोस्ट रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइज़ेशन आपका खत्म हुआ। इससे आगे अब जो है एक पॉइंट बच जाता है आपका असमानता, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के बाद में आप सबको कुछ आपके एग्ज़ाम्स के लिए सवाल और जवाब दोनों दिए जाएँगे। उसके बाद से हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो आज के क्लास में आप सबका बने रहना बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, कॉलेज प्रशासन आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। तरुण सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।